हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा चैप्टर कंटिन्यू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। फाइनेंसिंग डिसीजंस के दो सब पार्ट्स होते हैं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने पूरा कर लिया है, अब उसका सेकंड सब टॉपिक आज हम करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड्स, this all we are going to cover up in the today's video lecture। और जब हम ये सारी चीजें सीखेंगे और पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी नई टर्म्स भी सीखेंगे, जैसे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज, फेवरेबल लिवरेज, अनफेवरेबल लिवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इतनी सारी नई टर्म्स आज हम सीखने वाले हैं, तो watch the video till the end. Let's connect to commerce and let's learn about capital structure. बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स बिटवीन द ओनर्स एंड द बोरोड फंड्स। वी ऑल नो कि कैपिटल में दो ही तरह के फंड्स होते हैं, या तो ओन फंड्स होते हैं या बोरोड फंड्स होते हैं। इट अफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। ओन फंड्स के ऊपर क्या डिपेंडेंट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, और बोरोड फंड्स पे क्या डिपेंडेंट होता है, फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते टाइम कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है और फाइनेंशियल रिस्क का भी ध्यान रखना है, और उन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना है। अब देखते हैं कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें डेट्स और इक्विटी का इस तरह का प्रोपोर्शन होता है जिससे वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है। अगर आपको ध्यान हो तो शुरू में ही हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए थे, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और सारे डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हो या डिविडेंड के हो, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजंस हो, वो उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं कि किस तरह से डिसीजंस लिए जाएं कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो। और वेल्थ कब मैक्सिमाइज होती है, जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ती है। तो इसका मतलब कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंपनी डिटरमाइन करेगी तो उसका पूरा फोकस किस चीज पे होगा कि बोरोड फंड्स और ओन फंड्स के बीच में ऐसा बैलेंस होना चाहिए जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लिवरेज। Proportion of debts in the total capital is called financial leverage। फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं बच्चों, कि जो टोटल कैपिटल में बोरोड फंड्स की प्रोपोर्शन होती है उसको कहा जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं कि ज्यादातर तो यही माना जाता है कि अपने फंड्स अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, उनको रिटर्न्स देना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग जब अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स पढ़ेंगे और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि देयर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस वेयर बोरोइंग्स आर बेटर देन दी ओन फंड्स एंड बोरोइंग्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर आर बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर्स। तो वो कैसे बेनिफिशियल होंगी बोरोइंग्स, किन सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो फेवरेबल होगी, किन सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल लिवरेज अनफेवरेबल होगी, ये सब हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रखे हैं और उसमें दोनों एग्जांपल्स में दो दो सिचुएशंस ले रखी हैं जिसकी हेल्प से अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किन कंडीशंस में फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होती है और किन कंडीशंस में अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होती है। तो पहले देख लेते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का एग्जांपल। यहां मैंने लिया है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दो कंपनीज ली है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों की अर्निंग्स ली है मैंने 4 लाख रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी दोनों का सेम लिया है 10%।
उसके बाद टैक्स रेट भी दोनों का सेम लिया है 30% एंड 30%, और उसके बाद दोनों का टोटल कैपिटल भी सेम लिया है। ए कंपनी का भी 30 लाख टोटल कैपिटल है, बी कंपनी का भी 30 लाख टोटल कैपिटल है। और उसके बाद जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि 30 लाख के ऊपर ये कंपनी 4 लाख अर्न कर रही है, ये भी 30 लाख के ऊपर 4 लाख अर्न कर रही है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 13.3% आएगा। तो ये बेसिक फिगर्स जो हैं वो दोनों कंपनीज की सेम है। अब चेंज हमने कहां पर लिया है, एग्जाम्पल हमने लिया है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंस में। कंपनी ए के कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने बोरोइंग्स नहीं ली है, सिर्फ ओन फंड्स लिए हैं इक्विटी। कंपनी बी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने 30 लाख में से 20 लाख की इक्विटी ली है और 10 लाख के बोरोड फंड्स लिए हैं, दैट इज द डेट्स। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों। देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों कंपनीज का सेम है, 4 लाख 4 लाख। उसके बाद जो इंटरेस्ट माइनस किया जाता है सबसे पहले इसमें से, तो ए कंपनी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनकी बोरोइंग्स ही नहीं है, और कंपनी बी की 10 लाख की बोरोइंग्स है जिसपे वो 10% पे करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट आ गया 1 लाख। क्लियर? अब हम देख लेते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो माइनस हो गया, तो यहां पे 4 लाख माइनस 0 4 लाख, यहां पे 4 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 3 लाख। अभी तक आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अपने पास नोट भी करते रहेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पे किया जाता है। टैक्स रेट दोनों कंपनियों का 30% है, तो 4 लाख पे 30% 1,20,000, 3 लाख पे 30% 90,000। फिर ये टैक्स माइनस कर देंगे, तो टैक्स माइनस करने के बाद कंपनी ए की अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएंगी 2,80,000 और कंपनी बी की अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ रही हैं 2,10,000। अब ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है तो 3 लाख शेयर्स इसके पास है, 2 लाख शेयर्स इसके पास है। तो जब हम 2,80,000 की अर्निंग्स को 3 लाख शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो यहां पर अर्निंग पर शेयर आ रही है 0.93, मतलब 93 पैसा। फिर उसके बाद जब 2,10,000 को 2 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.05। तो बच्चों इस कंडीशन में हम बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि जिस कंपनी में बोरोड फंड्स हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग ज्यादा है। और इसका रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो कि 13.33% है, वो रेट ऑफ बोरोइंग्स जो कि 10% है उससे ज्यादा है। तो हमेशा आप एक कंडीशन ध्यान में रखेंगे कि जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ROI ROB से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, तब तक डेट फाइनेंसिंग से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। और इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब हम अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहां पर भी हमने 2 कंपनीज ली हैं और उनके कुछ कॉमन बेसिक फैक्टर्स लिए हैं, कंपनी X और कंपनी Y। इधर हमने 4 लाख अर्निंग्स ली थी, यहां हम अर्निंग्स ले रहे हैं 2 लाख एंड 2 लाख। बाकी सब चीजें सेम है। टैक्स रेट जो है वो 30% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, जो कैपिटल है दोनों कंपनीज का 30-30 लाख है। तो अब आप यहां पर देखिए कि जो 30 लाख के ऊपर ये 2 लाख अर्न कर रही है, तो इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 6.67% है। सिर्फ यही डिफरेंस हमने दोनों केसेस में लिया है। इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13.3% था और यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 6.67% लिया है। अब उसके बाद बाकी चीजें सेम ली हैं कि यहां पर कंपनी X में 30 लाख का पूरा कैपिटल ओन फंड्स है और बोरोड फंड्स नहीं है, और कंपनी Y में 20 लाख के ओन फंड्स हैं और 10 लाख के बोरोड फंड्स हैं। अब इसकी भी अर्निंग पर शेयर हम दोनों सिचुएशंस में कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख इसकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थी, इंटरेस्ट 0 है, उसके बाद अर्निंग्स 2 लाख ही रही, उसके ऊपर 30% टैक्स कैलकुलेट करा 60,000, और उसके बाद जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आई 1,40,000। 1,40,000 को 3 लाख शेयर से डिवाइड करा तो हमारे पास पर शेयर अर्निंग क्या आ गई? 47 पैसे।
दूसरे केस में कैलकुलेशन देखिए, जहां पे 10 लाख की बोरोइंग्स थी तो वहां पे 2 लाख रुपए में से 1 लाख तो इंटरेस्ट का ही चला गया, फिर बची अर्निंग्स 1 लाख रुपए जिसके ऊपर टैक्स लगा 30,000 रुपए, और उसके बाद जो अर्निंग्स बची आफ्टर टैक्स वो है 70,000 रुपए। और जब इस 70,000 रुपए को 2 लाख के शेयर से डिवाइड करा तो अर्निंग पर शेयर आ गई 35 पैसे। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 47 पैसे से गिरकर अर्निंग पर शेयर कितना हो गई, 35 पैसे। तो बच्चों ये क्या है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आरओआई जो कि 6.67% है वो कम है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ बोरोइंग्स दैट इज 10%, जो कि ज्यादा है। तो इस एग्जांपल से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिगर्स अगर चेंज भी कर देंगे रिजल्ट यही आएगा आपका, जब तक कि आरओआई ग्रेटर देन आरओबी होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब द प्रेजेंस ऑफ डेट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर फेवरेबल रहेगी, और अगर आरओआई कम हो जाएगा तो प्रेजेंस ऑफ डेट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अनफेवरेबल हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आप बता सकते हैं दैट हाउ आर द शेयर होल्डर्स लाइकली टू गेन विद द डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड व्हेन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर सेड टू बी ऑप्टिमल, व्हेन वी बोरो द फंड्स up to the limit that are resulting in the increase in the earnings per share। उसके बाद अगर बोरोइंग्स की जाएंगी तो उससे रिजल्ट्स नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे और अर्निंग्स पर शेयर कम होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको फाइनेंशियल लिवरेज, when is the financial leverage favorable and when it is unfavorable, ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे that what is the capital structure and what are the factors that a company has to keep in mind to determine the capital structure that is to be optimal for the company। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड। बस हमें यही देखना है कि कौन सी सिचुएशंस में बोरोइंग्स बेटर रहेंगी। बच्चों अकाउंटेंसी में अभी आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो रेशियो एनालिसिस में आप बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशियोज करेंगे। तो एक आप डेट इक्विटी रेशियो करेंगे और उसकी आइडियल रेशियो जो है वो 1:1 होती है, लेकिन एक्सेप्टेबल रेशियो 2:1 होती है। तो वहां पर भी हम ये देखेंगे कि एक्चुअली तो डेट्स और इक्विटी बराबर बराबर होने चाहिए, लेकिन जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि बोरोइंग से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, तो आइडियली ये माना जाता है कि अगर डेट्स ट्वाइस भी हैं देन द इक्विटी तो 2:1 भी एक्सेप्टेबल डेट इक्विटी रेशियो होती है। इसका मतलब बोरोइंग्स दुगनी भी हो तो ज्यादातर सर्कमस्टांसेस में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर उससे भी हाई चली जाए कि बोरोइंग्स 5 गुना चली जाए, बोरोइंग्स 6 गुना ज्यादा हो जाए इक्विटी से, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी बोरोइंग्स है उसमें इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस होती है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है और कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट पोजीशन में पहुंच सकती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बोरोइंग्स करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स कंपनी को कंसिडर करने पड़ते हैं एंड दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों क्योंकि पूरे 14 फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इनको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्पज से मैंने इसकी एक इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बना दी है। इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। इससे आपको याद रह जाएगा कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो टोटल 6 फैक्टर्स हैं, जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं वो टोटल 4 फैक्टर्स हैं, और उसके बाद एक एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट कंडीशन से रिलेटेड, और ये जो लास्ट के 2 फैक्टर्स हैं ये 2 रेशियोज से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से फैक्टर्स याद हो जाएंगे। इन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और हर एक फैक्टर के आगे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कहां पर बोरोइंग्स जो है वो फेवरेबल रहेंगी। सो लेट्स सी
कि व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर द बोरोइंग्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर द कंपनी। सबसे पहले तो बच्चों आप ये देख लीजिए कि जो 6 फैक्टर्स हैं सी से रिलेटेड वो हैं कौन कौन से। कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और एक फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने उसको कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कर दिया ताकि आपको वो सी से याद रहे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज एंड कंट्रोल, तो ये 6 फैक्टर्स हैं सी से रिलेटेड। उसके बाद 4 फैक्टर्स हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क कंसिडरेशंस, रेट ऑफ टैक्स, ये भी एनसीईआरटी में टैक्स रेट दे रखा है पर मैंने इसको रेट ऑफ टैक्स कर दिया ताकि आप इसको आर से याद रखें, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 4 आप याद रखेंगे आर से। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टॉक मार्केट कंडीशंस, 2 अलग से फैक्टर, और लास्ट के फैक्टर्स है रेशियो से रिलेटेड। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन जो है वो कंपनी की कैसी है, क्योंकि देखो जब कंपनी बोरोइंग्स करती है तो उसको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो कंपनी को बोरोइंग्स में कोई रिस्क नहीं है और वो बोरोइंग्स कर सकती है अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा इक्विटी रखनी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है रेट ऑफ बोरोइंग जिस पे लोन मिल रहा है या डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। तो अगर वो लो होगा तो बोरोइंग्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो हाई होगा तो बोरोइंग्स रिस्की हो सकती है। तो वहां पर कंपनी को किस पे डिपेंडेंट होना है, इक्विटी पे, दैट इज दी ओन फंड्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी का कब बढ़ता है बच्चों, जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। देखो अगर बहुत ज्यादा कंपनी बोरोइंग्स करती है तो डेफिनेटली कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी। तो जब ये फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो वो रिस्क किसके ऊपर पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ज्यादा डिविडेंड डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा तो शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी को ये देखना है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क कंपनी ना ले जिससे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाए और शेयर प्राइसेस कम हो जाए, तो पूरा का पूरा पर्पस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वही किल हो जाएगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी ध्यान में रखा जाएगा बिफोर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके अलावा होता है फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन कॉस्ट भी हम देख चुके हैं कि बोरोइंग्स में कम होता है, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होता है, तो अगर कंपनी जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ज्यादा बेयर नहीं कर सकती तो वो इक्विटी को अवॉइड करेगी और वो आसानी से बोरोइंग्स कर सकती है। उसके बाद देख लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट फैक्टर नहीं है क्योंकि दूसरी कंपनी की कंडीशंस और जो हमारी कंपनी है उसकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो कोई भी कंपनी जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है तो वो ये देख लेती है कि उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज हैं वो किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हैं, लेकिन वो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगी। वो ये देखेंगी कि हमारी कंडीशंस क्या है। अगर दूसरी कंपनीज बोरोइंग ज्यादा कर रही हैं और उनको फायदा हो रहा है तो जो कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रही है वो भी ये तय कर सकती है कि क्या हम सीखें दूसरों के कैपिटल स्ट्रक्चर से, क्या इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, क्या हम वही फॉलो करें या उनसे डेविएट हो जाएं। तो ये कंपनी का अपना डिसीजन होगा अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। फिर उसके बाद कंट्रोल। वी ऑल नो कि शेयर होल्डर्स बढ़ने से कंट्रोल डाइल्यूट होता है, लेकिन डिबेंचर्स के बढ़ने से डेट से कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो अगर कंपनी जो है ऑलरेडी उसका डाइल्यूटेड कंट्रोल है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उस केस में वो इक्विटी को प्रेफर नहीं करेगी। और अगर उसको कंट्रोल डाइल्यूट होने का कोई रिस्क नहीं है तो वो इक्विटी पे भी डिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन बोरोइंग ज्यादा सेफर है एज फार एज द कंट्रोल इज कंसर्न, क्योंकि बोरोइंग्स कितनी भी कर लो उससे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। बच्चों ये जो सारे फैक्टर्स थे जो सी से रिलेटेड थे, इसमें भी हमने ज्यादातर देखा कि बोरोइंग्स ही फेवरेबल हैं। जैसे कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो डेट्स प्रेफर्ड है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट्स कम है तो भी डेट्स प्रेफर्ड है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है अगर वो ज्यादा नहीं है कंपनी की और उसका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इतना नहीं बढ़ रहा है
कि उससे शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो भी कंपनी जो है वो बोरोइंग्स प्रेफर करेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट तो डेट्स में होता ही कम है। अगर दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ज्यादा बोरोइंग्स हैं तो कंपनी कैन गो फॉर द बोरोइंग्स, और कंट्रोल कंसिडरेशंस भी बोरोइंग से डाइल्यूट नहीं होती हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस डेट्स आर प्रेफरेबल। हाँ, एक बेसिक कंडीशन जो हमेशा हमें याद रखनी है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ बोरोइंग्स। अब हम आ जाते हैं आगे के फैक्टर्स पे बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क कंसिडरेशंस, रेट ऑफ टैक्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल कि अगर ROI ज्यादा होगा कंपनी का, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था तो ROI हमने 13.3% लिया था, तो अगर वो हाई है तो बोरोइंग से फायदा हो रहा है, अगर वो लो है, दूसरे एग्जांपल में हमने 6.67% लिया था तो कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो ROI अगर हाई है तो बोरोइंग्स प्रेफरेबल है, अगर लो है तो इक्विटी प्रेफरेबल है। उसके बाद जो रिस्क कंसिडरेशंस होती हैं, रिस्क मैं आपको बार बार बता रही हूं, दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क जो कि रीपेमेंट से रिलेटेड होता है, पेमेंट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होता है, और एक होते हैं ऑपरेटिंग रिस्क जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के रिस्क होते हैं। अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी बहुत हाई है तो वो फाइनेंशियल रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। तो अगर उसके ऑपरेटिंग रिस्क लो है और वो और फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है तो वो बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट होगी कंपनी। लेकिन अगर उसके ऑपरेटिंग रिस्क बहुत ज्यादा हाई है तो बोरोइंग्स करने से उसके फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएंगे, तो उस केस में कंपनी को ओन फंड्स पे, दैट इज इक्विटी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्स पे आ जाते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल करा था वहां पे 30% तो टैक्स था और 10% जो था हमारा रेट ऑफ बोरोइंग्स था। तो अगर हम एक्चुअली देखें कि वो टैक्स 30% देने के बाद जो इंटरेस्ट पड़ा था वो सिर्फ 7% ही पड़ा था। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए अगर हाई टैक्स रेट होता है तो उससे टैक्स सेविंग्स हो जाती हैं तो हम डेट्स प्रेफर करते हैं, और लो टैक्स रेट होता है तो इक्विटी प्रेफर की जाती है। तो टैक्स रेट के ऊपर भी ये डिपेंडेंट होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोइंग ज्यादा होंगी या ओन फंड्स ज्यादा होंगे। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखा जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेबी गाइडलाइंस होती हैं, और अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। अगर कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है और जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को दिमाग में रखकर उसी हिसाब से ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले कंपनी जिससे कोई भी रूल वायलेट करे और वो परेशानी में पड़ जाए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में कंपनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती, उसी हिसाब से कंपनी डिसीजन लेगी। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए बच्चों आर से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग 4 फैक्टर्स। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही आसान फैक्टर है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शेयर्स में कम होती है, डिबेंचर्स में ज्यादा होती है। तो कंपनी को ये देखना है कि अगर उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी है तो उसको थोड़ा सा स्कोप छोड़ना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी वो बोरोइंग्स कर सके। अगर कंपनी बहुत ज्यादा बोरोइंग्स करती रहेगी इनिशियल स्टेजेस पर ही तो धीरे धीरे उसकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी एक एग्जांपल में देखा कि जो बोरोइंग्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही फेवरेबल है। तो उस पॉइंट तक कंपनी बहुत जल्दी ना पहुंचे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करेगी कि थोड़ा थोड़ा रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ डेट्स या बोरोइंग्स करेगी, ताकि आगे भी बोरो करने के लिए कुछ बचा रहे, आगे भी कंपनी इस कंडीशन में हो कि वो बोरोइंग्स कर सके। उसके बाद देख लेते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशंस। ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बूम पीरियड होता है, डिप्रेशन पीरियड होता है। जो बूम पीरियड होता है उसे बुलिश स्टॉक मार्केट्स कहते हैं, जो डिप्रेशन पीरियड होता है उसे बेयरिश मार्केट्स कहते हैं। तो जब बूम पीरियड में सब चीज के पैसे बढ़ रहे हैं, डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, तो कंपनी आसानी से शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर लेती है और वो ओन फंड्स पे डिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन बेयरिश मार्केट्स में, डिप्रेशन पीरियड में
हर चीज के रेट लो हो जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी लो हो जाएगा, रेट ऑफ बोरोइंग्स भी लो हो जाएगा, तो कंपनी बोरो कर सकती है। अब उसके बाद लास्ट में बच्चों ये दो रेशियोज डिस्कस कर लेते हैं। एक रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक रेशियो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इन दोनों रेशियोज में से मोर रिलायबल या मोर डिपेंडेंट जिस पे कंपनी होती है वो होती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। वो क्यों, ये अभी देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है टोटल इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, उससे क्या टैक्स कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर टैक्स कवर अप हो रहा है, अगर ये रेशियो हाई है और बहुत ज्यादा टैक्स कवर अप हो रहा है, तो कंपनी को डेट्स रेज करने में, बोरोइंग्स करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ये जो रेशियो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है, इसीलिए एक और रेशियो कैलकुलेट की जाती है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आता है उसमें इंटरेस्ट वापस ऐड कर दिया जाता है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दी जाती है और उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी कैश और नॉन कैश एडजस्टमेंट्स के बाद वो कंपनी को पता लग जाए। और उसको डिवाइड किससे करते हैं, जो टोटल कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है और जो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ भी एक कूपन रेट फिक्स होता है और वो डिविडेंड कंपनी को पे करना होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहां पर कंसिडर किया जाता है और बाकी की रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस भी कंसिडर की जाती हैं। तो इस रेशियो से ज्यादा एप्रोप्रिएट इंडिकेटर मिलता है कि जो कंपनी की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसकी सारी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो अगर ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो हाई होती है तो कंपनी को फर्दर बोरोइंग्स में कोई नुकसान नहीं होता, और अगर ये रेशियो लो होती है तो कंपनी को बोरोइंग्स अवॉइड करनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने कोशिश करके बहुत आसान तरीके से आपको हर एक फैक्टर में ये बता दिया है कि इस सर्कमस्टांस में, इस फैक्टर में बोरोइंग्स फेवरेबल होंगी या ओन फंड्स फेवरेबल होंगे। और नट शेल में तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वैसे तो बोरोइंग्स और ओन फंड्स जो हैं वो बराबर बराबर होने चाहिए, लेकिन बोरोइंग्स अगर दुगनी भी हो तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को और फायदा ही होता है। सिर्फ एक कंडीशन हमेशा हमेशा आपको याद रखनी है, दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब बोरो करके कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है और उस पे जो पैसा कमा रही है वो ज्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हमने 10 लाख रुपए किसी से लिए और उसके ऊपर हमें 2 लाख रुपए देने हैं तो ये तो हमें 12 लाख पड़ गए, और उस 10 लाख को इस्तेमाल करके अगर मैं 15 लाख अर्न कर लेती हूँ तो फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर उस 10 लाख को इस्तेमाल करके मैं सिर्फ 11 लाख कमा पा रही हूँ तो मुझे तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की ज्यादा रहेंगी रेट ऑफ बोरोइंग से, तब तक बोरोइंग ज्यादा रिस्की नहीं रहेंगी। लेकिन उसके अलावा भी फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये सारे फैक्टर्स, तरह तरह की रेशियोज, ये सब भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कंपनी को इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कितने टोटल फैक्टर्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और हर फैक्टर में कहां कहां पर बोरोइंग्स जो हैं वो फेवरेबल हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन बच्चों अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया तो मैं चाहती हूं कि आप सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो और वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें भी देखिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें और हम धीरे धीरे करके आसानी से पूरे सिलेबस को इसी तरह कवर अप करते रहें। So see you next time with another topic, that is the factors affecting the fixed capital and the working capital requirements. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.